स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपके चैनल के पेज पे भी आपने देखा होगा, ज्ञानधारा गुरुकुलम आपके लिए जीएस, जीके और समान अध्ययन की सभी कक्षाएं लाने का प्रयास कर रहा है। तो उस प्रयास के पहले कदम में हम लोग जीएस में देखने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में जो हमारा पहला टॉपिक होगा, भारत का संवैधानिक विकास। साथियों, जब हम भारत के संवैधानिक विकास को स्टार्ट करेंगे तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में देखेंगे। पहले में हम लोग देखेंगे कंपनी के शासन को और दूसरे में हम लोग देखेंगे ताज के शासन को। तो साथियों, पहले भारत के संवैधानिक इतिहास को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके और पीछे चलते हैं। जब महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे और उनका भारत में आगमन होता है 1600 ईस्वी में। तो साथियों, आगमन के पश्चात उनका जो मोटिव अभी तक केवल था भारत में व्यापार करना, अब उनका मोटिव हो जाता है यहाँ क्षेत्रीय शक्ति बनना। क्षेत्रीय शक्ति का अर्थ है कि अब उनका मोटिव हो गया भारत में शासन करना। साथियों, चूंकि जब 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है तो विजय के परिणाम स्वरूप उनकी जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की इच्छा थी उसमें वृद्धि होती है। और बक्सर के युद्ध के पश्चात, जो कि बक्सर का युद्ध के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मुगल बादशाह जो थे शाह आलम और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो बक्सर के मैदान में 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय कर रहे थे हेक्टर मुनरो, इनकी सेनाओं के मध्य जब युद्ध हुआ बक्सर के मैदान में, तो उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। और विजय के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनको 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन दे दिया। और क्या किया, उनसे बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकारों को ले लिया। इससे अब हम लोग क्या देखते हैं, जब दीवानी और राजस्व संबंधी जो अधिकार थे उनको जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से ले लिया, अब यहीं से हम लोग देखेंगे जब बंगाल, उड़ीसा और बिहार और झारखंड के दीवानी और राजस्व संबंधी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं, तब उनका क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जब क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में उनका कदम बढ़ता है तो कुछ समय पश्चात कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी आय में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी दिवालियेपन के कगार पे खड़ी हो जाती है। तो साथियों, यहां तक के बाद उसके बाद क्या होता है, अब ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए। उन्हीं नियमों और कानूनों को मित्रों यहाँ हम लोग कंपनी के शासन में देखेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण के लिए बनाए गए थे। तो साथियों, भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग देखने वाले हैं कंपनी का शासन, मतलब कंपनी का शासन जो कि चलता है मित्रों 1773 से 1858 तक।
साथियों, चूंकि 1858 में जो क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह होता है, या कह लें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता है, अर्थात ब्रिटिश सरकार जो थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तो वहां से हम लोग जो संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कानून और नियम बनाए गए थे उनको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग कंपनी के शासन को देखते हैं और कंपनी के शासन में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे, उन्हीं को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पहला ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पहला कानून बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथियों, इसमें दो तीन चार जो तथ्य हैं अर्थात चार जो बंद हैं वह महत्वपूर्ण हैं संवैधानिक विकास की दृष्टि से, उसको हम लोग देखते हैं। साथियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा प्रावधान था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। अर्थात यह पहला ऐसा कानून था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन में दो संस्थाओं का गठन होता है। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। साथियों, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स था मित्रों, यह इसको हम लोग कहते हैं निवेशकों का समूह। इनके द्वारा इनका चुनाव होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का। साथियों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की जो संख्या थी वह 24 थी और इनका कार्यकाल जो था वह 4 वर्ष था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटेन में जो परिवर्तन होता है वह दो होता है। पहला यह है, पहला प्रावधान यह करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का पहला प्रयास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट करता है, और दूसरा काम होता है ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए दो संस्थाओं का गठन होता है। पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। साथियों, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को निवेशकों का समूह कहते हैं जिनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चुनाव होता है और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 24। उसके बाद जो भारत में साथियों परिवर्तन होता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो भारत की प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नर को केवल गवर्नर कहा जाता था, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसके द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, भारत में जो महत्वपूर्ण बदलाव होता है, अब यहाँ बंगाल के गवर्नर को एक नया पद दे दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए इसमें क्या होता है, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद होता है इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया जाता है। अर्थात अब 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जिनके द्वारा बंगाल के गवर्नर को सहायता प्रदान की जाए, अर्थात उनको उनके कानून बनाने और नियम पारित करने में इन 4 परिषद के सदस्यों का सहयोग किया जाना था, इनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना था। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं जो
चूंकि हम भारत का संवैधानिक विकास देख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हमको यहीं से पॉइंट मिलता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे यह 4 परिषद के सदस्य हो गए और एक खुद गवर्नर जनरल हो गए। तो इनके द्वारा जो भी मत पारित किया जाता था वह बहुमत के आधार पर पारित किया जाता था। अर्थात अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, इनका टोटल नंबर हो गया 5, तो इसमें से 3 2 या 4 1 इस प्रकार से कोई भी नियम और कानून पारित किया जा सकता था। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, चूंकि संवैधानिक विकास देख रहे हैं भारत का, तो हम लोग देखते हैं भारतीय संसद में कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी संशोधन होता है तो वह बहुमत के आधार पे होता है। तो हमको यहाँ से पॉइंट मिल जाता है, चूंकि हम भारत का संवैधानिक विकास देख रहे हैं मित्रों, तो यहाँ से हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य निकलता है कि बहुमत के आधार पे जो बिल और संशोधन पारित होता है वह यहीं से देखा जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था वह यह था कि गवर्नर के स्थान पे गवर्नर जनरल का पद हो गया और इनके अधीन मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियां आ गई। यह जो 2 महत्वपूर्ण बदलाव हम लोग देखते हैं उसमें पहला बदलाव ये था और उसके बाद दूसरा बदलाव मित्रों हम लोग देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। मित्रों, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव होता है वह यह होता है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है सर एलिजा एमपी, सर एलिजा एमपी। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भारत में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वह होता है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा एमपी और इनकी सहायता के लिए 3 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त थे अर्थात न्याय संबंधी वह सेम उसी प्रकार थे जैसे ब्रिटेन में न्याय प्रणाली चल रही थी। अर्थात भारत के लोगों को भी अपीलीय न्याय का अधिकार यहाँ था। प्राथमिकी और अपीलीय न्याय का जो भी अधिकार था वह भारत के लोगों को भी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त था। उसके बाद हम लोग देखते हैं साथियों, यह हो गए 2 महत्वपूर्ण बदलाव, 2 ब्रिटेन में होते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और 2 भारत में होते हैं और इस प्रकार यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपनी के जो भारत में ही कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से वंचित कर दिया जाता है अर्थात उन पर उपहार लेने और रिश्वत लेने से उनको रोका जाता है। किस एक्ट के द्वारा साथियों? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग पहला देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें 2 परिवर्तन भारत में देखने को मिलता है और 2 परिवर्तन देखने को मिलता है ब्रिटेन में। उसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं इसी से मिलता जुलता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों इसमें कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इसी से मिलता जुलता है, तो इसको भी देख लें हम लोग। अब एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 सदस्यों की बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है किस एक्ट के द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। साथियों इसमें हम लोग देखते हैं जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है
इसके द्वारा अब क्या होता है कि 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य होते हैं, 6 कमिश्नर होते हैं, इसमें से पहला जो सदस्य होता है वह होते हैं ब्रिटेन के अर्थ मंत्री। कौन होते हैं? ब्रिटेन के अर्थ मंत्री। और जो दूसरे सदस्य होते हैं वह होते हैं ब्रिटेन के विदेश सचिव। और इस प्रकार दो लोग ये होते हैं, पहला ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, दूसरा हो गया ब्रिटेन का सचिव, विदेश सचिव, और 4 जो बचे सदस्य, अन्य सदस्य थे, उनको ब्रिटेन के सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से चुनाव किया जाता है। 4 जो अन्य थे उनका चुनाव सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों में से किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग साथियों देखते हैं, यह 2 महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। और अब क्या था, चूंकि ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री, ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आ जाता है, जो कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट कंपनी पर नियंत्रण सख्त कर देता है ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन का अर्थ मंत्री अर्थात ब्रिटेन की संसद का एक मंत्री डायरेक्ट कंपनी पर नियंत्रण मतलब नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार ये होता है। और हम लोग देखते हैं कंपनी पर इस प्रकार जो इसमें जो होता है वह कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किसका? ब्रिटिश सरकार का। चूंकि ब्रिटेन का अर्थ मंत्री अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का डायरेक्टर हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और सख्त हो जाता है कंपनी पर। साथियों, एक और बदलाव हम लोग देखते हैं 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा होता है। अब तक जो कंपनी के अधिकृत भारतीय क्षेत्र थे, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा उन्हें ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा जाने लगता है। तो इस प्रकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। और एक परिवर्तन और किया जाता है, जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 1773 के रिवोल्यूटिंग एक्ट के द्वारा 4 थी, उनको संख्या 1 कम कर दी जाती है, अर्थात अब सदस्यों की संख्या 3 हो जाती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अब गवर्नर जनरल की पद की भूमिका काफी बढ़ जाती है। इससे कैसे पता चलता है? क्योंकि पहले जो कोई मत लेना रहता था उसमें 4 और 1 5 बहुमत के आधार पे होता था, लेकिन अब यहाँ 3 और 1 4 हो जाते हैं। तो इससे अगर गवर्नर जनरल जो था वह परिषद के किसी भी एक सदस्य को अपनी तरफ मिला लेता, तो 2-2 से, चूंकि 2-2 होने पर, 2:2 होने पर, चूंकि गवर्नर जनरल के मत का महत्व बहुत ज्यादा था, तो इस प्रकार क्या होता, उसके द्वारा जो पारित होता, उसका मत जहां भी जाता वह नियम और कानून पारित हो जाता। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1786 का अधिनियम। क्योंकि इस अधिनियम में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक परिवर्तन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह होता है कि जो गवर्नर जनरल थे उनको अब सेनापति का भी पद दे दिया जाता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो गवर्नर जनरल थे उनको अब मुख्य सेनापति का भी पद दे दिया जाता है, अर्थात शक्ति दे दी जाती है। इससे क्या होता है, अब देखिए गवर्नर जनरल के पद का महत्व काफी बढ़ जाता है। अब तक इन 2 अधिनियमों में हमने एक्ट में देखा कि जो गवर्नर जनरल थे उनको केवल प्रशासनिक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन 1786 के अधिनियम के द्वारा उनको अब सैन्य शक्ति भी प्रदान कर दी जाती है।
इस प्रकार क्या होता है, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वह होता है, अब गवर्नर जनरल जो थे उनको यह शक्ति थी कि वह विशेष परिस्थितियों में जो परिषद के सदस्यों द्वारा और उनके द्वारा पारित जो भी नियम और कानून हैं उनको रद्द करके अपने स्वयं के निर्णय को लागू कर सकते थे। यह क्या कौन सा नियम करता है, 1786 का अधिनियम। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेष परिस्थितियों में परिषद के नियम को रद्द करने की शक्ति गवर्नर जनरल के पास आ जाती है और अपने नियम अपने निर्णय लागू करने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, जो कंपनी का व्यापारिक कार्य था, व्यापारिक कार्य को इस अधिनियम के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है मित्रों, कंपनी के व्यापारिक कार्य को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। और क्या होता है, इस अधिनियम के द्वारा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, उनको जो वेतन प्रदान किया जाता है अब वह 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय कोष से उनको वेतन देने का अधिनियम आ जाता है। इसमें क्या बंद किया जाता है कि भारतीय कोष से उनको वेतन प्रदान किया जाने लगता है। इस प्रकार अब तक हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1786 का अधिनियम, उसके बाद हम लोगों ने देखा 1793 का चार्टर एक्ट। अब मित्रों इसके बाद हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। साथियों इसमें क्या होता है, अब देखिए पहली बार जो ये अधिनियम था 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पहली बार कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उस पर उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और इससे क्या अंग्रेज के जो व्यापारी वर्ग था उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट मिल जाती है। जब कंपनी का जो नियंत्रण भारत पे था, व्यापार पर जो कंपनी का नियंत्रण था, 1813 का चार्टर एक्ट उसको समाप्त कर देता है। इस प्रकार जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है 1813 के चार्टर एक्ट में, कंपनी का भारतीय व्यापार का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी वर्ग थे उनको 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं कंपनी को 20 वर्ष तक भारतीय प्रदेश और राजस्व वसूली संबंधी अधिकार अब भी प्राप्त रहते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और देखिए अब क्या होता है, 1813 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा मित्रों जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे देता है कौन, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उन्हें एक अनुमति पत्र के द्वारा भारत में निवास करने की अनुमति दे देता है 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण उपबंध था 1813 के चार्टर एक्ट में, जो कंपनी की कुल वार्षिक आय थी उस आय में से प्रति वर्ष 1 लाख रुपया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंद किया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पहली बार प्रयास किया जाता है कि भारतीयों को शिक्षित भी किया जाए।
किस एक्ट के उपबंध द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो मित्रों, यह रहा हम लोगों का 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग चलते हैं एक महत्वपूर्ण एक्ट की तरफ, 1835 के चार्टर एक्ट की तरफ। मित्रों, 1835 का चार्टर एक्ट जो था ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार जो भारत की बहुत बुरी प्रथा थी, दास प्रथा, इस अधिनियम के ही द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा उसको समाप्त किए जाने का प्रावधान आया था। तो चलिए देखते हैं 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा साथियों क्या किया जाता है। जो भारत की चाय कंपनी को जो अधिकार था भारत में चाय व्यापार करने का और चीन के साथ व्यापार करने का, 1833 का चार्टर एक्ट उसको पूर्णतः समाप्त कर देता है और 20 वर्ष तक कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त ही रहता है, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल के निर्देशन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने देखा कि निवास के लिए भारत में अनुमति पत्र की आवश्यकता रहती थी भारत के कंपनी के इंजीनियरों और कर्मचारियों को। उसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन होता है, अब निवास करने के लिए किसी अनुमति पत्र की जरूरत नहीं होती है 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहली बार सरकार के केंद्रीयकरण का प्रयास होता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद साथियों हम लोग देखते हैं जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें एक नए सदस्य की एंट्री होती है जिसे विधि विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो एक अन्य सदस्य की एंट्री होती है गवर्नर जनरल की परिषद में, वह विधि का बहुत ही बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। तो इसके पहले जो सदस्य होते हैं वह होते हैं लॉर्ड मैकाले। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी एक्ट या नियम है उनमें महत्वपूर्ण बंध क्या है, उससे भी क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है या 2 नंबर का आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक नए विशेषज्ञ की एंट्री होती है जिसे विधि विशेषज्ञ कहते हैं, और ऐसे पहले विशेषज्ञ होते हैं लॉर्ड मैकाले। उसके बाद साथियों देखते हैं, चूंकि अब देखिए जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है वह यह प्रावधान इसमें था कि भारतीय लोगों को धर्म, वंश, जाति, रंग, नस्ल, भेद के आधार पर कोई भेदभाव भारतीयों के साथ ना किया जाए। किसमें? कंपनी के कर्मचारी पद के लिए। अर्थात कंपनी में नौकरी प्राप्त करने के लिए धर्म, वंश, जाति, रंग, भेद के आधार पर कोई भेदभाव भारतीयों के साथ ना किया जाए। 1835 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था, लेकिन साथियों यह प्रावधान जो था यह कोरे कागज पे सिमट कर रह जाता है। अर्थात यह कागज में तो लिखा था, अर्थात इसका उपबंध तो था 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको लागू नहीं किया जाता है। इस प्रकार और एक जो सबसे महत्वपूर्ण था 1833 के चार्टर एक्ट में साथियों, वह था दास प्रथा का उन्मूलन। पहली बार इस 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान था कि जो भारत में दास प्रथा प्रचलित है इसको पूर्णतः उन्मूलित किया जाए, अर्थात इसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। तो 1845 में भारत में क्या किया जाता है? दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जाता है, और इस उन्मूलन को करने का प्रयास कौन करता है? 1833 का चार्टर एक्ट साथियों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी के शासन का लास्ट 1853 का चार्टर एक्ट, अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी पर बनाए गए जो नियम और कानून थे उसमें सबसे आखिरी 1853 का चार्टर एक्ट। साथियों 1853 के चार्टर एक्ट में अब क्या था, जो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश थे, अर्थात जो कंपनी के प्रदेश थे जो जिसपे कंपनी शासन कर रही थी, उस पर अब तभी तक कंपनी का शासन हो सकता था जब तक ब्रिटिश सरकार चाहे, अर्थात ब्रिटिश संसद चाहे।
ब्रिटिश संसद चाहती तो कंपनी को बर्खास्त करके शासन अपने हाथों में ले सकती थी। इसके प्रति आगे हम लोग देखते हैं, जो डायरेक्टरों की संख्या 24 थी पहले, अर्थात यहां हम लोगों ने देखा था कोटा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोटा डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 थी। 1853 का चार्टर एक्ट क्या करता है, उनके सदस्यों की संख्या 24 से 24 से 18 कर देता है, अर्थात 18 कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बदलाव किया जाता है, बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद सदस्य देखते हैं, जो 1835 के चार्टर एक्ट में एक विधि विशेषज्ञ की एंट्री होती है गवर्नर जनरल की परिषद में। अब इस अधिनियम के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उस सदस्य को पूर्ण सदस्य के रूप में रख लिया जाता है। किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में। अर्थात अब एक सदस्य की संख्या पूर्ण रूप से कर दी जाती है जो विधि विशेषज्ञ हो। ठीक है। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट मित्रों भारत में सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का प्रयास करता है। अर्थात पहली बार प्रयास किया जाता है कि भारत में भारतीयों के लिए एक खुली प्रतियोगिता हो जिससे सिविल सेवकों की भर्ती भारत में की जा सके। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं, पहली बार प्रयास किया जाता है कि भारतीय क्षेत्रों में भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया जाए, स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानीय प्रतिनिधित्व का। इसका आशय है कि जो बंगाल और बिहार से जो प्रतिनिधि चुने जाते थे, भारतीय प्रांतों से जो प्रतिनिधि चुने जाते थे, उनको अब केंद्रीय परिषद में जाने की 2-3 सदस्यों की या 4 सदस्यों को जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो साथियों, आशा करते हैं आपको कंपनी के शासन के दौरान जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियम और कानून बनाए गए थे, वह इतने कानून और नियम बनाए गए थे और इतने बंद थे। आशा करते हैं आपको यह समझ में आएगा, ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ताज के शासन को, और इससे जितने हमने प्रयास किया है कि इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने हो, उन लगभग सभी क्वेश्चनों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और मैं जितना भी लेक्चर आपके सामने रखूंगा, जितना भी टॉपिक यहाँ पढ़ाऊंगा, मेरा प्रयास यह रहेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एक दिवसीय परीक्षाओं में आने हो, उन सभी को मैं यहाँ आपके सामने रख दूं, जिससे आपको काफी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।